मतलब सर एक ओवरऑल जो है एक्सपोजर, चाहे वो मल्टी कैप के थ्रू हो, चाहे फ्लेक्सी कैप के थ्रू हो, या फिर एक पर्टिकुलरली स्मॉल कैप के थ्रू हो, जो है 15-20% का ही एक्सपोजर किसी के भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर वो यंग है तो फिर वो स्मॉल कैप में निवेश अपना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है। सर अगर ऐसे में मैं सिस्टमैटिक तरीके से अगर बात करूँ, तो क्या सिप में अभी भी स्मॉल कैप में निवेश करना इस वक्त सही है, जो भी माहौल दिखाई दे रहा है? यस बिल्कुल दिव्या जी, देखो अगर कोई अभी से निवेश करना शुरू कर रहे हैं और उनके पास में टाइम होराइजन है 10-15 साल का, हम जब लंबी अवधि की बात करते हैं तो लंबी अवधि का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म जब हम बोलते हैं तो निवेशक ये बोलते हैं कि यार ये हमेशा लॉन्ग टर्म बोलते हैं, बट ये आदमी पैसा निकाले कब और कब यूज करे उसका? यहाँ लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि आपने अगर निवेश करना है और आपका कोई गोल आ रहा है, आप यंग हैं, आपको अभी 5-7 साल तक कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपको शायद शादी होने में 5 साल है, उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके लिए 7-8 साल है, विच मीन्स लॉन्ग टर्म होराइजन है आपके पास। यदि आप निवेश करना चाहते हैं कि मुझे 2 साल में कोई घर खरीदना, उसकी डाउन पेमेंट के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है उसके लिए डाउन पेमेंट है अगले 1.5 साल में 2 साल में, उसके लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, तो फिर वो ये फंड आपके लिए नहीं है। तो दैट इज व्हाट वेयर वी मीन टू से लॉन्ग टर्म, कि आपके पास में लॉन्ग टर्म होराइजन हो, ताकि किसी वजह से मार्केट खराब हो जाए, ये पैसा आपका जो गोल्स है उसमें रुकावट ना बन जाए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम हमेशा लॉन्ग टर्म बोलते हैं, उसका मतलब ही यही है कि आपके पास आपका टाइम होराइजन जो है वो इतना है कि इस पैसे में यदि मार्केट का एक साइकिल आए, अपसाइड डाउनसाइड, फिर वापस मार्केट साइकिल चेंज होगा, उस पूरी प्रोसेस में 2 से 5 साल निकल जाएंगे, तो तब जाके आपको उसके इस फंड की रिटर्न आएगी। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल के बाद आप बोले कि मेरी किस्मत ही खराब है, ये म्यूचुअल फंड तो मेरे लिए बने ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अक्सर होता भी है कि थोड़ा सा भी अगर डाउन साइड जाता है ना, तो हमें यही लगता है कि तो हमारी ना थोड़ी सी किस्मत खराब हो गई है। ये विकास जी आपने बहुत अपना अच्छा पॉइंट जो है आज दिया है, तमाम दर्शकों को इससे अच्छी एक सीख मिल गई होगी। क्या सरबानी समंता जी, आपका सवाल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, आपने दोबारा अपना सवाल भेजा है, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जब जाएंगी शो खत्म होने के बाद, एक बार इसको दोबारा देखेंगी तो आपके सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन विकास जी, आप चूंकि बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर जो स्मॉल कैप है, हम लॉन्ग टर्म की बात तो करते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग छोटे छोटे गोल्स के लिए भी इसको एसोसिएट कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि भाई पोर्टफोलियो में जो है मेरे रिस्क है, मेरे अभी गोल जो है वो 2-3 साल के बाद के हैं, तो स्मॉल कैप की जगह आप क्या राय देंगे कि किसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? मिड कैप बेटर है, लार्ज कैप सही है? क्या कैसे जो है हमें अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए अगर हमें स्मॉल कैप नहीं रखना है और हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते? देखिए, रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ऑब्वियसली स्मॉल कैप तो नहीं लेना चाहिए, फिर तो मिड कैप भी नहीं लेना चाहिए, फिर आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, या लार्ज एंड मिड कैप, या फिर वैल्यू जो फंड्स होते हैं, या कॉन्ट्रा फंड्स, ये कैटेगरी के इर्द गिर्द आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं पैसिव तरीके से कह लो, या मतलब आपको प्योर स्मॉल कैप नहीं लिया आपने, बट आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर तब भी मिलेगा, तो देन गो थ्रू दिस स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, टाइम होराइजन लंबा है, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। एक अच्छा सा आप स्मॉल कैप ले लीजिए, एक अच्छा आप मिड कैप फंड ले लीजिए, फिर उसके बाद एक फंड आप जो है लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए, फिर उसके बाद आप एक मल्टी कैप ले लीजिए और एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। ये आपका बहुत आइडियल पोर्टफोलियो हो जाएगा, जिसमें आपका पोर्टफोलियो का रिस्क रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा, रिटर्न भी अच्छी आएगी, प्रोवाइडेड आपकी वो रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन है। ठीक है सर अगर नए इन्वेस्टर्स की बात करूं, वैसे तो आपने ये बता दिया कि अगर यंग लोग हैं तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर सर बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर की बात करूं, जिसे अभी कुछ ज़्यादा एबीसीडी पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड की और सिप करने की, बस करना अभी शुरू ही किया है, सर उनके लिए स्मॉल कैप फंड्स कितना सही रहते हैं? नए निवेशक के लिए मुझे लगता है कि बेटर इज एक स्ट्रैटेजी फ्लेक्सी कैप फंड की, एक मल्टी कैप फंड की। ये दो स्ट्रैटेजी आप लीजिए। इसके बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके बियॉन्ड अगर आप जैसा मैंने बोला कि एक वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड ले ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से ये फंड्स बिहेव करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, और मान लीजिए किसी वजह से ये मार्केट साइकिल जो पिछले आप अक्टूबर से आप पकड़ लीजिए, अक्टूबर से ये खराब हुआ और लगभग और 2-3 महीने के बाद हम 1 साल पूरा करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जितना पिछले 2-3 साल से किया, तो लोगों को क्या एक निराशा होगी नए निवेशक को कि मैं क्यों आया म्यूचुअल फंड्स में, मैंने क्यों किया, एफडी में ही मुझे 7-8% बन जाते हैं, बट वो रॉन्ग कंपैरिजन होगा। इसीलिए अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू आएंगे या मल्टी कैप फंड के थ्रू आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो उस तरीके से डैमेज नहीं होगा, या
उम्मीद ऐसी है कि वो थोड़ा बहुत आपको रिटर्न देगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और जब आपको नॉलेज हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और वो पैसा जो आप अगेन लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर सकते हैं, तब आप इंट्रोड्यूस करिए एक स्मॉल कैप फंड को। इसी बात पर मैं एक छोटा सा किस्सा भी आपको बताती हूँ। मेरी भी एक जानकार थे जो एक एकदम न्यू इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने भी क्या किया कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, और दिव्या है मतलब ये तो एकदम हो गया कि उसके बाद जो है कोविड आ गया। तो जितना भी निवेश था वो सब जो था वो एकदम नीचे जाने लगे, तो वो बहुत घबरा गए। तो हम लोगों ने उनको समझाया कि अब आप अगर आप निवेश कर चुके तो बने रहिए, उसके बाद अच्छा होगा। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो था कोविड के बाद मिल भी गया था। खैर, लेकिन मैं विकास जी एक चीज़ और भी समझना चाहूँगी कि स्मॉल कैप में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना होना चाहिए, ये हम किस हिसाब से डिसाइड करें? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अभी उम्र के हिसाब से जो है ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ये डिसाइड करें कि कितना होना हो, लेकिन कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड रूल या कुछ फॉर्मूला है जिससे एक व्यक्ति को पता लग जाए कि अच्छा मुझे जो है इतना एलोकेशन रखना चाहिए स्मॉल कैप का। सो अगेन इट इज लिंक टू योर गोल एंड योर रिस्क एपिटाइट। बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर होंगे तो वो अपना मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर 30 to 40% तक भी जा सकते हैं, इवन 50% भी जा सकते हैं। अगर एक मीडियम रिस्क लेने वाले हैं तो उनको एक 25 to 30% का जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिया जा सकता है। और एक कंजर्वेटिव है जो बहुत रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, तो उनको स्मॉल कैप लेना ही नहीं चाहिए। बट हाँ, लो मतलब अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं स्मॉल कैप, बट मतलब जीरो नहीं करना चाहते, लेकिन उनका परसेंटेज फिर विद इन 10% अगर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आपकी रिस्क एपिटाइट नहीं है तो फिर ना लीजिए। तो हर एक निवेशक को अपना ये जानना ज़रूरी है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए बाजार 2 या 3 या 4 साल के लिए आपको रिटर्न नहीं देगा, तो क्या ये पैसा आपकी वो ज़रूरतों के लिए था जो अगले 3 से 4 साल आने वाली हैं? अगर आने वाली है तो बिल्कुल भी मत लीजिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्पस ऑफ मनी क्या है। पर्पस ऑफ मनी जब आपको पता होगा तो आप उस तरीके से इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि अगर मुझे मालूम है पल्लवी जी कि मैं ये कुछ पैसा है जो मुझे 15 साल के बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो मैं आज की डेट में वो स्मॉल कैप में डाल सकता हूँ। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि 15 साल के बाद ही मैं वो पैसा निकालूंगा स्मॉल कैप से। ये भी हो सकता है कि ये स्मॉल कैप फंड आने वाले 8 या 9 साल में बहुत अच्छा कर ले, और तब मुझे ऐसा लगे कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मार्केट का पीई बहुत हाई है और ये वैल्यूएशन मिसमैच हो रहा है, तो शायद मुझे यहाँ से थोड़ा पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कर लेना चाहिए। तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ चेस। बाजार एक चाल चलता है, आपको भी एक चाल चलनी पड़ेगी, लेकिन आप बेसिक जो फ्रेमवर्क होता है उसको आप अपना चेंज मत करिए, क्योंकि जहां से आपने अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत की है और जहां आपने जाना है उसके बीच में बाजार आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट्स दिखाएगा, बहुत सारी ऐसी डायनेमिक्स दिखाएगा कि आपको लगेगा कि मैं जो चाहता था उसके हिसाब से शुरुआत की थी, बट ये कुछ और हो गया, तो आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई एक एडवाइजर जरूर चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम ये गाइड करता रहे, क्योंकि पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग और पोर्टफोलियो रिव्यू में बहुत फर्क होता है। पोर्टफोलियो आप जब रिव्यू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको रिस्ट्रक्चर करना है।